हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं जो हम अपना इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे 1950 टू 1990, उसका लास्ट लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बचा हुआ जो भी पोर्शन है उसे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हमने HYV सीड्स टेक्नोलॉजी यूज की थी उसमें ज्यादा जल्दी प्रोन अटैक करते हैं, ज्यादा जल्दी अटैक करते हैं। दूसरा क्या रिस्क पढ़ा था, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटी। इनकम इनइक्वलिटी का रिस्क था क्योंकि जो अमीर किसान थे, रिच फार्मर्स थे, वो तो सारी रिक्वायर इनपुट्स को फुलफिल कर लेंगे, गरीब किसान उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्पैरिटीज बढ़ जाएंगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा देनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने कहा देनी चाहिए उनका क्या कहना था, उनका ये मानना था कि जो मेजोरिटी ऑफ पुअर्स थे वो बहुत गरीब थे, वेरी पुअर, एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडीज। ज्यादातर किसान गरीब थे और वो बिना सब्सिडी के रिक्वायर्ड इनपुट को परचेज नहीं कर पाएंगे। रिक्वायर्ड इनपुट क्या था, वो लिखवाया है, जैसे HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गई, ये चीजें। और उनका क्या कहना था, अगर हम सब्सिडी को एलिमिनेट कर देंगे तो उसकी वजह से रिच और पुअर्स में इनइक्वलिटी और बढ़ जाएगी। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि सब्सिडी देनी चाहिए। जो लोग अगेंस्ट में थे उनका क्या कहना था, जो लोग अगेंस्ट में थे उनका कहना था subsidies do not benefit the poor farmers as the substantial amount of subsidy go to the fertilizers industry। उन लोगों का ये मानना था कि इसका असली फायदा किसानों को नहीं होगा सब्सिडी का, इसका असली बेनिफिट किसको मिल जाएगा, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज को, क्योंकि उनकी सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। आगे आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हमने इंडस्ट्री में क्या हुआ वो तो समझ लिया 1950 से 1990 के बीच में। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज में क्या चेंज आया। द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया जैसी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो उसको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा, तभी इंडिया क्या हो सकता है, ग्रो। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट, विच इज मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। जो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या होता है ना बच्चों, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में लग गए तो आपको पूरे 12 महीने ही सैलरी मिलेगी। तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। कह रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से मॉडर्नाइजेशन होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती हैं और प्रॉस्पेरिटी, सबका भला होता है। आगे क्या समझाना चाह रहा है, ड्यू टू दिस रीजन 5-year प्लान्स स्ट्रेस अ लॉट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसी वजह से 5-year प्लान्स में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं। At the time of industries, the variety of industries were, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। At the time of independence, the variety of industries was very limited। कह रहा है जब हम आजाद हुए उस टाइम पे ना हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज थी उनकी वैरायटी लिमिटेड थी, ज्यादा टाइप की इंडस्ट्रीज नहीं थी। The cotton and textile jute industries were mostly developed in India। कह रहा है कॉटन, टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री ही सिर्फ ये दो इंडस्ट्री थी जो भारत के अंदर डेवलप थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। आगे क्या समझाना चाह रहे हैं, देयर वर ओनली 2 वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म्स, वन इन जमशेदपुर एंड अदर इन कोलकाता। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। दो तो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, एक कॉटन टेक्सटाइल और एक जूट इंडस्ट्रीज। और कह रहा है दो ही क्या थी, वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म। एक थी जमशेदपुर में और दूसरी कहां पे थी, कोलकाता में, जब हम आजाद हुए। इसीलिए कह रहे हैं
अब हम आजाद हो गए, अब 1950 से 1990 40 साल तक भारत को काम करना है। तो अब कह रहा है ये जरूरत पड़ेगी भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर में वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को ओपन करे। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कह रहा है पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। पब्लिक सेक्टर मतलब होता है कौन सी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। कह रहा है गवर्नमेंट का क्या रोल था इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, टॉपिक ये है। कह रहा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर वाज टू डिसाइड द रोल ऑफ गवर्नमेंट दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। There was a need for a leading role of the public sector due to the following reason। कह रहे हैं जब हम आजाद हुए तो जो पॉलिसी मेकर थे, जो पॉलिसी बना रहे थे, उनके सामने एक बड़ा क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर जो है या प्राइवेट सेक्टर जो है, उसमें से इंडस्ट्रीज को कौन डेवलप करेगा। तो आगे बोल रहे हैं लीडिंग रोल जो लिया वो किसने लिया, पब्लिक सेक्टर ने। पब्लिक सेक्टर ने ये बोला कि हम इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। और वो रीजन क्या थे आगे समझते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब क्यों गवर्नमेंट को लीडिंग रोल दिया गया, उसके 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट बताया गया है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। कैपिटल आप सबको पता है, जब कोई बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसों की कमी थी, शॉर्टेज थी, इसीलिए गवर्नमेंट को लीडिंग रोल दिया गया। दूसरा लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। कह रहा है जो प्राइवेट सेक्टर थे वो अगर कोशिश करके इंडस्ट्रीज डालते भी तो उनको ज्यादा इंसेंटिव, फायदे नहीं मिलते थे। क्या कहना चाह रहा है, इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू encourage private industrialists to undertake major project if they had capital to do so। कह रहा है अगर प्राइवेट बिजनेसमैन जो है उनके पास पैसा है भी, लेकिन उनको इतना ना इंसेंटिव नहीं मिलता था, मतलब उनको इतना, इंडिया की मार्केट इतनी डेवलप नहीं थी। आज तो हम मार्केट में कुछ भी बेचे बिक जाएगा, रोड फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सब चीजें, हम इंडिया के कोने कोने तक कुछ भी चीज ले जा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी। इस वजह से जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो थोड़ा डरते थे इंडस्ट्री सेटअप करने में। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब अगर प्राइवेट सेक्टर, अगर बच्चों समझना, प्राइवेट सेक्टर क्या डेवलप करता इंडस्ट्रीज को, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता, उद्देश्य क्या होता, प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर भी करना होता है। क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर। आप हम जैसे लोगों की भलाई भी करनी होती है, हमें रोड्स बना के देते हैं, हमारे घर तक लाइट पहुंचाना, पानी पहुंचाना और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो सोशल वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव था, अगर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करता तो वो अचीव नहीं होता है। इसीलिए इन 3 पॉइंटों की वजह से जो लीडिंग रोल था इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आई। ये कब आई, 1956 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज के लिए हमने दोबारा से प्लान्स और क्या बनाए, पॉलिसीज बनाए। वो कब बनाए, 1956 को। कह रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स व्हिच कवर्स various issues connected with different industries enterprises of the country। Industrial policy is essential for devising various procedures, principles, rules and regulation for controlling industrial enterprises of the country। क्या कहना चाह रहा है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो नई पॉलिसी आई 1956 में, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाए, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स बनाए एंड रेगुलेशन। किस चीज के लिए, फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री। कह रहा है आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली जो पॉलिसी थी, फर्स्ट, कोई पूछेगा आपसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी थी, 1948। जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये कौन सी वाली थी, सेकंड थी। ये कौन सी थी, 1956 सेकंड। इंडियन इकोनॉमी हैज टू फेस सीरीज ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस।
कह रहा है 1948 के बाद इंडिया में क्या चीज देखा गया, बहुत ज्यादा चेंज हुए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से विच नेसेसिएट द नीड ऑफ फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर द कंट्री, जिसकी वजह से हमें एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी पड़ी। So on 30th April 1956, a second industrial policy resolution was adopted in India. ध्यान से देखिएगा, ये सेकंड है जो मैंने ऊपर भी मेंशन किया। 30th अप्रैल 1956 को हमने सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या किया, अडेप्ट किया। चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब हमने सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 अडेप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग किया क्या, तो वो बताया। उसके अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया। क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, द इंडस्ट्रीज वर रिक्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। कह रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अकॉर्डिंग हमने ना इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस किस नाम से, एक शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। क्या था, शेड्यूल ए के अंदर क्या है समझते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, शिपिंग। तो क्या बता रहा है बच्चों, शेड्यूल ए के अंदर ना, शेड्यूल ए के अंदर वो कंपनी रखी गई जिसको पूरी तरीके से कौन कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट। और ऐसी कितनी कंपनीज थी, 17। और ऐसी कितनी कंपनीज थी, 17। आगे बात समझ में, ऐसी कितनी कंपनीज थी, 17। आगे चलते हैं। शेड्यूल बी में क्या है, इन दिस शेड्यूल 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड which would be progressively owned by the government. Example, aluminum, mining industry, fertilizers, etc. तो कह रहा है शेड्यूल बी में वो सारी इंडस्ट्रीज रखी गई जिनको गवर्नमेंट प्रोग्रेसिवली ओन करती थी, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल गवर्नमेंट करती थी, थोड़ा बहुत कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर करते थे। ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12। कुछ आपको मैंने एग्जांपल भी बता दिए। शेड्यूल सी, इन दिस शेड्यूल ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच were owned by private sector were included in this schedule। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शेड्यूल ए में वो कंपनी थी जिनको पूरा कौन कंट्रोल और ओन करता था, गवर्नमेंट। और वो कितनी कंपनी थी, 17। शेड्यूल बी में 12 कंपनीज थी जिनको प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का था, कुछ कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का। शेड्यूल सी में वो सारी कंपनीज आती थी जिनको प्राइवेट सेक्टर ओन करते थे। इन 29 को छोड़ के, 17 और 12, 29 छोड़ के जितनी भी इंडस्ट्रीज बचेंगी वो सब कौन से शेड्यूल में आ जाएंगी, शेड्यूल सी में। ठीक, आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज ए रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया जाने लग गया किसी पर भी पर्सन को, अगर वो क्या खोलना चाहता था, इंडस्ट्री खोलना चाहता था, वो एक रिटन परमिशन होता है। कह रहा है जो इंडस्ट्रीज थी, डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो क्या इशू कर सकते हैं, लाइसेंस। किन किन चीजों के लिए, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री। अगर आपने नई फैक्ट्री लगानी है, आपने क्या लगानी है, नई फैक्ट्री, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन मतलब क्या होता है बच्चों, समझना। मैंने अपनी कोचिंग के लिए परमिशन ली, मैंने अपनी कोचिंग के लिए क्या ली, गवर्नमेंट से परमिशन ली। अब मुझे दूसरी ब्रांच ओपन करनी है, मुझे क्या ओपन करनी है, सेकंड ब्रांच ओपन करनी है अपनी। अगर सेकंड ब्रांच क्या करनी है, ओपन करनी है, तो उसके लिए मुझे दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या लेनी पड़ेगी, दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। उसी इंडस्ट्री को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो आपको उसके लिए दोबारा से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, तो मैंने गवर्नमेंट से जब लाइसेंस लिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाने का लिया होगा।
अब मैं बिजनेस भी पढ़ा रहा हूं, अब मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए भी मुझे क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। अगर मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूं तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये था इसका मतलब कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप कोई नई इंडस्ट्री कर रहे हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर कोई आप पहली वाली इंडस्ट्री को और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहे हैं? डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई और भी समझा दूं, मान लीजिए आपने 10 रुपए की फ्रूटी बनाने के लिए, फ्रूटी आती है 10 रुपए की, उसको बनाने के लिए लाइसेंस लिया था। अब चाहते हैं कि आप 5 रुपए की फ्रूटी बनाएं, ठीक है, 5 रुपए की फ्रूटी का पैकेट कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैकेट आता है। तो अब अगर आप 5 रुपए की भी फ्रूटी बनाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई करोगे तो उसके लिए भी क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कह रहा है नो इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस ए लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया है तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी बिजनेस करने की। क्लियर हो गया? दूसरी बात, इट वॉज easier to obtain license if the industrial unit was to be established in an economically backward area. Also, certain benefits like tax benefit, electricity at lower rates, etc. were also given by government. क्या कह रहा है? अगर आपको बिजनेस करने के लिए, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लाइसेंस लेना और आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अपना इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज वो होते हैं जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ होता है, जहां पे बहुत अच्छी रोड्स की फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ऐसी जगहों को बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया बोलते हैं। उसके साथ साथ और भी बेनिफिट मिलेंगे, आपसे टैक्स कम लिया जाएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी लोअर रेट्स में। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के थ्रू। कह रहा है लाइसेंस वॉज नीडेड इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपेंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। यही बात अभी हमने पीछे भी पढ़ी। क्या पे पढ़ी? आपको लाइसेंस और लेना पड़ेगा किस चीज के लिए भी? अगर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, पहले से जो काम कर रहे हैं उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई। जैसे मैंने फ्रूटी का एग्जांपल दिया, आपने 10 रुपए की फ्रूटी की परमिशन ली थी, अब आप 5 रुपए की फ्रूटी बनाना चाह रहे हो, आधे लीटर की फ्रूटी बनाना चाह रहे हो, 1 लीटर, डाइवर्सिफाई, अलग अलग प्रोडक्ट में आ रहे हो, तो तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई। क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई। A small scale industry is presently defined as a unit having fixed investment of less than 10 crore with a turnover of less than 50 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला किसे जाता है? जो इंडस्ट्री होती है 3 टाइप की होती है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। अब आप और मैं कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है, कौन सी लार्ज है? तो कह रहा है आज के टाइम पे, प्रेजेंटली, ठीक है, प्रेजेंटली आज के टाइम पे अगर आपने अपने इस बिजनेस को करने के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है? अप टू 10 करोड़, सारा लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, लेबर्स में, सब में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 10 करोड़ का, उससे या कम, अप टू 10 करोड़। ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो आप मीडियम में आ जाओगे। तो 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे बोला है विथ अ टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। लेकिन जो टर्नओवर है पूरे साल में आप जो भी सेल करोगे वो 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। वो 50 करोड़ से क्या होनी चाहिए? कम, तभी उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पार्ट माना जाएगा। दूसरा, अर्लियर इट वाज डिफाइंड वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड्स 1 करोड़। इससे पहले, अभी प्रेजेंट लिमिट 10 करोड़ है, 10 करोड़ से पहले जो लिमिट थी वो कितनी थी? 1 करोड़। एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग, स्टार्टिंग में जब हमारा देश आजाद हुआ 1951 के टाइम पे, इट वाज डिफाइंड वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड्स 5 लाख। तो स्टार्टिंग में वो माना गया जिसका इन्वेस्टमेंट किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होगा? 5 लाख से। कह रहा है द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट वाज अंडरलाइंड बाय कार्व कमेटी, ऑल्सो कॉल्ड
विलेज एंड स्मॉल स्केल कमेटी इन 1955। कह रहा है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको प्रमोट करना, रूरल डेवलपमेंट करना, वो जो अंडरलाइन किया वो किसने किया? कार कमेटी, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? विलेज एंड स्मॉल स्केल कमेटी, जो कब बनी थी? 1955। कार कमेटी उस टाइम के इस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं के नाम पे ये कमेटी का नाम रखा गया। इनने उस टाइम पे ये बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गांवों को डेवलप करने में हेल्प करेगा, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प। ऐसा क्यों कहा उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। क्या होता है, क्यों इसको डेवलप करने की बात कही गई? तो सबसे पहले लिखा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे पहले क्या लिखा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्रीज है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं होती है, और ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, ज्यादा काम लेबरों के थ्रू कराता है, मशीन के थ्रू ज्यादा काम नहीं होते। इसी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता था। इसी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करने के बारे में सोचा गया। दूसरा, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। अब क्या किया गया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनसे इन छोटी छोटी कंपनीज को बचाना था। क्या करना था? बचाना। क्यों? क्योंकि जो भी छोटी कंपनी अच्छा करती है तो बड़ी कंपनी उसको परचेज कर लेती है, या उस पर प्रेशर डाल देती है, या उसको कहीं ना कहीं से क्या कर देगी? डिमोलिश, खत्म कर देगी। तो बड़ी कंपनियों से बचाना था। अगर अच्छे से दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये पॉइंट है, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट थे, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो थे उसको मैं रिजर्वेशन दे दिया। रिजर्वेशन मतलब बड़ी कंपनीज ये प्रोडक्ट नहीं बना सकती, बड़ी कंपनीज ये प्रोडक्ट नहीं बना सकती। दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है वेरियस कंसेशन। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? वेरियस कंसेशन। वेरियस कंसेशन मतलब यहां पे है जो एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर आल्सो गिवन सर्टेन कंसेशन लाइक लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन्स एट लोअर रेट। उनको और भी फायदे दिए गए, उनको टैक्स कम देना पड़ता था, उनको जो बैंक से लोन लेते थे वो लोअर रेट में मिलता था। तो ये सारी चीजें बताई गई है, ये फायदे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब भारत ने उसके बाद ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी मतलब इंडिया से कोई सामान हम फॉरेन कंट्रीज में बेच रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज से कोई सामान इंडिया में लेके आ रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी। उसमें बोल रहा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पहले सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स आपने ना ग्राउंड में बहुत सुना होगा, किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो बोलते हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट। वो प्लेयर हटा दिया, उसकी जगह नया प्लेयर आ जाता है। तो यहाँ पे है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? अभी तक हम जो सामान फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में ला रहे थे, अब हमें कुछ ऐसा करना था कि जो सामान हम फॉरेन कंट्रीज से ला रहे हैं या उसको नहीं लाएं। अब या तो वही सामान कहां प्रोड्यूस करें? इंडिया में, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट दें। उसका क्या दें? कोई सब्स्टिट्यूट की मतलब उस प्रोडक्ट के बदले कुछ उसी टाइप का प्रोडक्ट हम वहां पे मार्केट में ले आए, जिससे जो इंडिया के लोग हैं फॉरेन कंट्रीज से उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करें। आप खुद सोचो ना, ग्राउंड में क्या होता है, अगर एक प्लेयर को चोट लग गई तो कोई बूढ़े आदमी को या बच्चे को थोड़ा ना लाते हैं, लगभग लगभग उसी का रिप्लेसमेंट लाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन वही होता है, आप उस गुड्स को हटा दो और उसकी जगह लगभग लगभग वैसा ही गुड्स ले आओ। अब वो गुड्स कहां से लाओगे? खुद इंडिया में बनाना है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू सेल्फ रिलायंट, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, हमें क्या बनना था? सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर इन वाइटल सेक्टर। इंडिया हैज फॉलोड a strategy of replacing many imports by domestic product। तो कह रहा है इंडिया ने एक पॉलिसी अडेप्ट की कि वो बहुत सारे इंपोर्ट जो है, स्ट्रेटेजी रिप्लेस की कि हम इंपोर्ट्स को किससे, कौन से प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। जो विदेशों से हम सामान ला रहे हैं अब वो नहीं लाएंगे, उसकी जगह हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करेंगे। कह रहा है इन दी फर्स्ट 7 प्लान ट्रेड्स वर कैटेगराइज्ड बाय एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी।
पहले 7 प्लान तक जो भी हम ट्रेड करते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसी स्ट्रेटेजी को हमने किस नाम से जाना है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। कह रहा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है? या तो रिप्लेस कर दो या उसका सब्स्टिट्यूट ले आओ। क्या कर दो? रिप्लेस कर दो या उसको क्या ले आओ? सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन से प्रोडक्ट से? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल से बात समझाई गई है, एक एग्जाम्पल से बात समझाई गई है। कह रहा है इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल मेड इन फॉरेन कंट्रीज, अभी तक हम जो व्हीकल है, ठीक है, बाइक हो गई, कार हो गई, उसे कहां से इंपोर्ट कर रहे थे? फॉरेन कंट्रीज से। कह रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड इनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया। कह रहा है डोमेस्टिक कंट्रीज को, जो भारत में कंपनीज हैं जो गाड़ियां बनाती हैं, उनको क्या करना? इनकरेज करना, बढ़ावा देना कि वो चीजें कहां प्रोड्यूस करें? इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, जिससे लोग उसे फॉरेन से ना मंगाए, इंडिया से ही क्या करें? परचेज करें। द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वॉज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। बेसिक एम क्या था इसका? कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं, उनको फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाया जा सके। The policy of import substitution can serve two definite objective. Import substitution से हमारे दो objectives fulfill होते हैं। वो दो objective, दो उद्देश्य पूरे होते हैं। वो कौन सा? Saving in foreign exchange। हम क्या सेव करके रख सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। अब अगर हम फॉरेन कंट्रीज से कोई गुड्स मंगाते तो उसके बदले हमें उनको पैसा देना पड़ता। अब जो हमारे से पैसा जा रहा है तो एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम मंगाएंगे ही नहीं तो हमारा पैसा जाएगा नहीं, तो हम वो फॉरेन करेंसी को सेव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सेव, बचा के रख लेंगे। दूसरा कह रहा है अचीविंग सेल्फ रिलायंस। हमारे 4 बेसिक गोल्स थे 5 ईयर प्लान के। क्या थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। अब हम वो सारी चीजें खुद इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे तो हम आत्मनिर्भर होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, हम किसी पे भी बर्डन या किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो हमें ये दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे? अचीव। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास। अब हमने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया कि लोग, जो इंडिया के पब्लिक थी, वो फॉरेन कंट्रीज से सामान ना मंगाए। तो उसके लिए हमने 2 तरीके ढूंढे। एक ढूंढा टैरिफ, दूसरा ढूंढा कोटास। क्या होता है? 1 बाय 1 समझते हैं। कह रहा है गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ 2 वेज टू प्रोटेक्ट गुड प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट। सबसे पहले कह रहा है टैरिफ। सबसे पहले कह रहा है टैरिफ। टैरिफ मतलब होता है टैक्सेस। टैरिफ मतलब क्या होता है? टैक्सेस। कह रहा है टैरिफ रिफर्स टू टैक्सेस लिव्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्टेड गुड्स वाज टू मेक देम एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। क्या किया इसमें सरकार ने? बात को समझिएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया? ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड है, ठीक है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, पूरी फॉरेन कंट्रीज है। अगर कोई भी पर्सन यहां से सामान लाएगा तो ये बॉर्डर है, इस जगह पे आप पे क्या लगा दिया जाएगा? टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी। उसको किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से लगाया जाता है। मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, ये प्रोडक्ट लेके आए, इसकी कॉस्ट थी 500 रुपीज, बस समझाने के लिए। तो जब आप इंडिया के बॉर्डर पे पहुंचोगे तो इसमें क्या लगा देंगे? हम टैक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? टैक्स। और टैक्स बहुत ज्यादा, वो देखो लिखा है हैवी ड्यूटीज। क्या लिखा है? हैवी ड्यूटीज। हैवी ड्यूटीज मतलब बहुत ज्यादा टैक्स। मींस अब जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को अंदर लेके आओगे, इसमें टैक्स लगने के बाद इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी 5000 रुपीज। क्या हो जाएगी? 5000 रुपीज। तो बताओ कितने रुपए टैक्स देना पड़ गया? 4500। इसकी वजह से ये गुड्स क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। तो कह रहा है हमने क्या लगाया? टैरिफ। अब जो लोग फॉरेन कंट्रीज से आते थे वो सामान लेके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसीलिए टैरिफ का यूज किया। दूसरा है कोटास। दूसरा क्या है? कोटास। कोटास मतलब होता है लिमिट। कोटा मतलब क्या होता है? लिमिट कर देना। अब इंडिया में क्या है ना, लोगों के पास, जिनके पास पैसा है वो तो बहुत है। अब सरकार ने टैक्स लगाया, उसके बाद भी लोग सामान लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। कह रहे हैं ले लो जितना पैसा, जितना टैक्स लगाना है, कोई टेंशन नहीं है।
तो सरकार ने कहा यार इसका क्या सोल्यूशन लगाएं। अब सरकार ने लिमिट लगा दी कि कोई भी पर्सन जो ये प्रोडक्ट ला रहे हैं, ये प्रोडक्ट ला रहे हैं 5 से ज्यादा नहीं ला सकते। कितने से ज्यादा नहीं ला सकते? 5 से ज्यादा नहीं लगाते। तो लिमिट लगा दी कि आप 5 ही फोन ला पाएंगे, आप 5 ही टी शर्ट ला सकते हैं, आप 5 ही जीन्स ला सकते हैं, आप 5 ही पेन ला सकते हैं। तो लिमिट भी फिक्स कर दी। एक तो टैक्स लगाया, एट द सेम टाइम क्या भी लगा दिया, लिमिट भी लगा दी। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ने कैसे प्रोटेक्ट किया इंपोर्ट को, थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ मतलब क्या चार्ज कर दिया, टैक्सेस। कोटा मतलब क्या लगा दिया, लिमिट लगा दी। क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हमने अपना ये सेकंड चैप्टर भी क्या कर दिया है बच्चों, कंप्लीट कर दिया है। क्या हो गया, कंप्लीट। बहुत जल्दी हम इसका थर्ड चैप्टर भी कर लेंगे, 1991 एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तब तक आप अच्छे से नोट्स बनाइए, सारा कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, मैच कीजिए। अभी तक 2 चैप्टर पढ़े हैं, जो जो क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से आए देखिएगा इसी कंटेंट में से आया। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, लेक्चर्स अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट बनाइए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। हमारे को टारगेट है 80 आउट ऑफ 80। जैसे ही हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मैक्रो में चले जाएंगे जहां पे हम नेशनल इनकम डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।